Online students, check your audio and video. Check audio video. Reply. ठीक ना, स्टार्ट करेंगे हम लोग। पिछले क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेड, हम पढ़ रहे थे कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर ये वाला टॉपिक नहीं पढ़े थे, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स भी बाकी है। कॉमर्स के अंदर दो था, ये टेबल में दिखाता हूँ तुमको। ये टेबल ये रहा। इंडस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीटेड था, हम कॉमर्स वाला पार्ट शुरू किए थे। कॉमर्स के अंदर वी हैव स्टार्टेड ट्रेड। टुडे विल कंप्लीट द ट्रेड। ट्रेड दो था, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल के अंदर दो था, होलसेल रिटेल। एक्सटर्नल के अंदर तीन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री पोर्ट। ठीक है, ये कंप्लीट होगा, दे विल मूव टू H2 ट्रेड। H2 ट्रेड जो है टर्सरी इंडस्ट्री भी वही था। क्लियर, दोनों सर्विस है। अब हम ट्रेड शुरू कर दिए थे। वैसे ट्रेड के अंदर दो टाइप का ट्रेड था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब था जब कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है, जो बायर है और सेलर है दोनों सेम कंट्री के हैं, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड। और जब बायर या सेलर कोई एक बाहर कंट्री का है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर है, मीनिंग पढ़े थे हम। इंटरनल ट्रेड मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है वो सब इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड आल्सो कॉल्ड एज होम ट्रेड। क्लियर है, कौन से करेंसी में होता है? होम करेंसी। आज इंटरनल ट्रेड जो भी हो रहा है सब रुपी में हो रहा है, रुपी में हो रहा है ना। यहाँ पे डॉलर वॉलर कोई काम नहीं है किसी चीज का, सब ट्रांजेक्शन रुपी में होता है। क्लियर। इंटरनल ट्रेड दो टाइप का होता है, एक है होलसेल और दूसरा है रिटेल। पढ़ाया था ये भी मैं तुमको। जो मैन्युफैक्चरर है, सामान बनाता है और उसको सामान पहुंचाना है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, राइट। तो वो मदद लेता है बीच में कुछ मिडिल मैन का। और वो मिडिल मैन कौन है? मैन्युफैक्चरर से आता है होलसेलर के पास। ठीक है, होलसेलर वो आदमी है जो बल्क में सामान खरीदता है, क्वांटिटी में सामान खरीदता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, राइट। और फिर ये होलसेलर क्या करता है? ये सप्लाई करता है टू द डिफरेंट रिटेलर्स। ये किनको सप्लाई करता है? रिटेलर्स को सप्लाई करता है। और फिर रिटेलर्स जो हैं वो लोग कस्टमर को सामान पहुंचाते हैं। क्लियर है, तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान पहुंचने के बीच में आते हैं होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो हम लोग पढ़ेंगे वन, होलसेलर ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड क्या होता है, लिखेंगे उसको। नेक्स्ट वी विल राइट अबाउट द रिटेल ट्रेड। क्लियर है, तो नोट करेंगे पहला होलसेल ट्रेड और फिर रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड जनरली बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, हम ह्यूज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, राइट, और उसको बेचते हैं टू द रिटेलर्स। मार्जिन थोड़ा कम होता है जनरली होलसेल में, है ना। जो सुने भी होंगे होलसेल रेट लगाओ, मतलब क्या, कम रेट लगाओ बोल रहे हैं हम लोग, है ना। तो होलसेल में मार्जिन कम होता है बट वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी सामान हम बेचते हैं। अगर रिटेलर 100 यूनिट बेच रहा है तो हम 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं, लेकिन रिटेलर अगर एक यूनिट में 100 रुपया कमा रहा है, हम 5 रुपया कमा रहे हैं। तो होलसेल में मार्जिन कम है, क्वांटिटी सोल्ड ज्यादा है। और रिटेल में मार्जिन ज्यादा है, क्वांटिटी सोल्ड कम है। क्लियर है ये? लिखना ऐसे नहीं है। देखो किसमें प्रॉफिट ज्यादा है या नहीं है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर। अब मेरा होलसेल बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा बहुत ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड है, तो मेरे में होलसेल में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। किसी का रिटेल अच्छा चल रहा होगा, किसी का रिटेल में 100 का सामान 500 में बेच रहा है वो, तो उसका रिटेल ट्रेड ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो ऐसे हम बोल नहीं सकते कि इसमें मार्जिन कम, मतलब प्रॉफिट ओवरऑल कम या ज्यादा होता है। अगर जनरली देखा जाए तो होलसेल में बल्कि ज्यादा कमाई है, क्योंकि क्वांटिटी सोल्ड बहुत ज्यादा है। लेकिन ये मैं जनरली बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे फिक्स नहीं बोल पाएंगे, हम नोट्स में भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि सबके ऊपर लागू नहीं होता है ना। क्लियर है?
बाकी होलसेल बिजनेस करने के लिए पैसा ज्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा सामान खरीद के स्टॉक करना पड़ेगा, गोडाउन रखना पड़ेगा। रिटेलर को उधारी, हाँ डीलरशिप तो लाना पड़ेगा, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर से भी सामान हम ला सकते हैं। इसमें दोनों जगह पैसा लगता है। देखो तुमको लॉजिक समझना चाहिए, बिजनेस, हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, बिजनेस के बारे में तो पता होना चाहिए, है ना। देखो एक होलसेल बिजनेस में क्या चैलेंजेस है। होलसेलर किससे सामान खरीद रहा है, डीलर से, या मैं मैन्युफैक्चरर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैन्युफैक्चरर हैं ये लोग ना जनरली उधारी नहीं देते, तो होलसेलर को बहुत पैसा चाहिए पेमेंट करने के लिए टू द कंपनी, टू द मैन्युफैक्चरर, तभी कंपनी वाला इसको सामान देगा, ठीक है। तो उधारी चल नहीं रहा, वहां पे बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा सामान खरीदने के लिए, ठीक है। अब बहुत सारा सामान हमको गोडाउन में स्टॉक करके रखना पड़ रहा है, बहुत सामान खरीदना भी पड़ रहा है, बहुत सामान गोडाउन में स्टॉक करके रखना भी पड़ रहा है। और जब होलसेलर रिटेलर को सामान दे रहा है तो उधारी में देता है, क्रेडिट में देता है। तो तुम सोचो, खरीदते समय तुमको उधारी नहीं मिल रहा है, पैसा दे के सामान लाते हो तुम, और बेचते हो उसको उधारी में हो, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगा ऐसे बिजनेस को करने में। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि खरीदते समय पैसा चाहिए, ज्यादा सामान गोडाउन में रखेंगे तो सामान ज्यादा, इन्वेस्टमेंट सामान ज्यादा स्टॉक करके रखना तो ज्यादा पैसा उसमें भी लगेगा, और उधारी देने के लिए भी पैसा चाहिए। सामान उधारी कैसे दोगे, पैसा होगा हाथ में तब तो लोगों को उधारी बांट सकोगे, तो उधारी देने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इसीलिए होलसेल ट्रेड करना थोड़ा, मतलब ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, ज्यादा पैसा लगता है। होलसेलर बीच में फंस रहा है लेकिन पैसा भी तो कमा रहा है ना। बिल्कुल ये सच्चाई है, रिटेलर लोग का माल नहीं बिकता तो पैसा नहीं देते, इसलिए तो उधारी देना पड़ रहा है, और फिर इनके पीछे घूम घूम के पैसा कलेक्शन भी करना पड़ रहा है। तो होलसेलर ये चैलेंज फेस कर रहा है, राइट, बट कमा भी रहा है ना, क्वांटिटी बहुत ज्यादा बेच रहा है। तो जब बिल्कुल वेयर हाउसिंग स्टाफ में भी बहुत खर्चा लग रहा है, रिटेलर तक सामान पहुंचा के देता है, उसको दुकान में सामान पहुंचा के देता है, तो खर्चा गोडाउन का भी है, सैलरी भी है, और जो इतना पैसा लग रहा है ना, लेकिन कमा भी रहा है, अल्टीमेटली कमा रहा है तब तो कर रहा है, वरना व्यापार बंद नहीं कर देता क्या वो। तुम खुद सोचो, मैं अगर होलसेल ट्रेड कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, पुसा रहा है तब तो कर रहा हूँ, वरना खाद दूंगा, रिटेल करना चालू करूंगा कि नहीं, राइट। कमा रहा है मतलब सिंपल सा बात है, कमा रहा है तभी कर रहा है, वरना बंद हो जाता है दुनिया में, होलसेल ट्रेड बंद नहीं हो जाता क्या। क्लियर है ये। रिटेलर का क्या चैलेंज है देखना, होलसेलर समझ में आ गया तुमको। रिटेलर थोड़ा ये है, कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। आज मैं अगर एक सोच लो रिटेल दुकान खोलूं, तो मुझे सामान जो है उधारी में मिल रहा है, किससे, होलसेलर से। पैसा लगाना नहीं सामान खरीदने के लिए, होलसेलर को बोल रहे हैं सामान बेच दे, बेचूंगा, कस्टमर लोगों को, कस्टमर से पैसा कलेक्शन करूंगा बेच के, और फिर मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। तो खुद का पैसा कहाँ लगाया इसमें, खुद का पैसा लगाया ही नहीं आदमी, रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू द होलसेलर जितना बेचता है। हम उनको उधारी जिनको देते हैं, जान पहचान वालों को देते हैं, या फिर ज्यादा पैसा लेके देते हैं। कैश में तुमको मैं 100 में बेच रहा हूं, अगर अनुष्का मेरे को देखता है ये हमेशा उधारी लेने आ जाती है, इसको 110 लगाऊंगा। होता है कि नहीं बताओ, दुकान में थोड़ा बैठते हो तो पता होगा तुमको, उधारी सामान जब बेचा जाता है ज्यादा पैसा लगा के बेचा जाता है, क्योंकि पैसा 6 महीना बाद आएगा, 3 महीना बाद आएगा, सुनो सुनो इधर आ सुनो, 6 महीना बाद आएगा पैसा, 3 महीना बाद कुछ पैसा डूबेगा भी, तो ज्यादा नहीं जोड़ोगे, कैसे चलाओगे बिजनेस। बात समझ में आ रहा है। तो कई लोग देखना दुकान में सामान खरीदने आते बोलते हैं क्या रेट लगाएगा बता, पैसा अभी दूंगा। इसका मतलब क्या है, बोला ज्यादा मत जोड़, मैं पैसा अभी दूंगा, उसका रेट बता, पैसा अभी दूंगा उसका रेट बता। 3 महीना उधारी लेना होगा, 3 महीना बाद पैसा दूंगा, उसका रेट बता। तो जो 3 महीना बाद पैसा देगा उसका रेट भी ऊपर लगेगा। मैं अगर कोई सामान 100 में बेचता हूँ कैश में, तो उधारी में बेचूंगा तो 110 120 में बेचूंगा, क्योंकि उधारी 3 महीना देना है, तो ज्यादा कमाएंगे तो उधारी दे सकेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, उधारी देंगे कहाँ से देंगे,
तुम सोचो बैंक से लाके पैसा ब्याज में उधारी दे रहे हैं, ऐसा सोच लो, तो इंटरेस्ट का खर्चा रिकवर करना पड़ता है, राइट। तो जो भी उधारी तुमको दे रहा है खुश होने का बात नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा पैसा चार्ज करके ही दे रहा है, ऐसे ही नहीं दे रहा वो, राइट। क्लियर है ये? तो देख लो, जो दुकानों से उधारी लाते हो पैसा, हाँ तुम उधारी देते हो, लेकिन मतलब तुम बिजनेस में, कोई देना भी जैसा देना पड़ता है मजबूरी में। बिल्कुल वो जान पहचान वाला मिल गया। जान पहचान वालों को तो देना ही पड़ता है ना। और हाँ, हाँ, और दूसरी बात, अगर एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस सोच लो मेरा भी प्लाई दुकान है, प्रथम का भी प्लाई दुकान है, सच में है प्रथम का प्लाई दुकान। आप सोच लो लोकेश को सामान चाहिए, लोकेश बोलेगा सर इतना इतना रुपए का सामान लूंगा, उधारी दोगे? मैं बोला नहीं नहीं, उधारी नहीं देते हम। बोला ठीक है सर, प्रथम दे रहा, मैं प्रथम से ले लेता हूँ। तो कंपटीशन भी तो है ना मार्केट में, लोग तो उधारी दे रहे हैं, तुम नहीं उधारी दोगे तो कैसे होगा? तुमको कंपटीशन के साथ भी चलना पड़ेगा। अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स उधारी में माल बेच रहे हैं तो हमको भी उधारी देना ही पड़ेगा, कम बेसी करके उधारी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उधारी के लिए मना करेंगे और हमारे कॉम्पिटिटर उधारी देंगे तो कस्टमर कॉम्पिटिटर से ले लेगा सामान, हमारा सामान बिकेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? भले ज्यादा जोड़ लो लेकिन दे दो उधारी ना, क्योंकि नहीं दोगे उधारी तो कहीं और से ले लेगा वो, राइट। क्लियर? स्टार्ट करें, लिखें, बहुत डिस्कशन हो गया। होलसेल रिटेल समझ में आ गया होगा, आराम से लिखेंगे। लिखना, इट रेफर्स टू buying and selling it refers to buying and selling of goods and services in large quantities. The wholesaler buys directly from the manufacturer and sells to retailers. एक ही बात है, चले लिख सकते, फुल स्टॉप। It generally deals in one line of product. It generally deals in one line of product. He buys in cash and sells on credit to retailers. कैश में सामान खरीदता है, उधारी में बेचता है, इसीलिए कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। होलसेल बिजनेस करने के लिए पैसा लगेगा, बिना पैसा होलसेल बिजनेस नहीं हो सकेगा। होलसेलर जैसे जो बड़ी कंपनी होती है तो वो सीधा होलसेलर तक सामान नहीं पहुंचा पाता है। जैसे आज अमूल है, एग्जांपल देता हूँ, अब अमूल बर्गर का होलसेलर तक सामान नहीं पहुंचा पाता है डायरेक्टली, अमूल इतना बड़ा कंपनी है। तो अमूल क्या करता है, एक एक एरिया में पहले डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है। जैसे उड़ीसा का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो अमूल कंपनी उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूटर को सामान देता है, अलग अलग होता है। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एक जैसे लोग हैं, लेकिन अगर मैं चेन में बोलूँ तो पहले मैन्युफैक्चरर आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर आता है।
बात समझ में आ रहा है? जैसे हम होलसेल एक एरिया का लेते हैं, जैसे बरगढ़ का होलसेलर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर एक स्टेट का होता है, सोच लो उड़ीसा का डिस्ट्रीब्यूटर है, बरगढ़ का होलसेलर है, डिस्ट्रिक्ट का होलसेलर होता है डिस्ट्रिक्ट का, या डिस्ट्रीब्यूटर, आप कंपनी अगर हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, ठीक है। वो हर कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। अब कोई कंपनी हो सकता है एक एक स्टेट में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करे, कोई की कंपनी हो सकता है कि एक एक एरिया में, वेस्टर्न उड़ीसा में एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा अपॉइंट करे, कोई कंपनी हो सकता है एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करे, कंपनी टू कंपनी अपॉइंट करता है। जैसे होलसेलर खुद से नहीं बन सकते, तो जैसे कम वो होलसेल नहीं बोल रहा यहाँ पे मैं, यहाँ पे होलसेलर का मतलब हुआ कि जब हम कंपनी से, देखो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे नहीं कि हम बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखते हैं, एक ही टाइप का प्रोडक्ट रखते हैं और ह्यूज क्वांटिटी में रखते हैं सीधा कंपनी से लेके। अब जनरली क्या होता है, कंपनी हमको होलसेलर बनाए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अमूल का या हल्दीराम का। अब मैं अगर हल्दीराम का होलसेलर हूं तो बरगढ़ में और कंपनी हल्दीराम के होलसेलर्स अपॉइंट नहीं करेगा, बाकी सब रिटेलर होंगे, सब मेरे से सामान खरीदेंगे। तो होलसेलर, जो मैं होलसेलर बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो बनने के लिए कंपनी ही तुमको होलसेलर अपॉइंट करता है, ठीक है। कंपनी से होलसेलर का एग्रीमेंट होगा, फिर तुमको वो होलसेलर बनाएगा। और तुम लोग जो होलसेलर, आई थिंक समझ रहे हो, होलसेलर का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदना और आगे बेचना थोड़ा थोड़ा, वो अलग चीज हुआ, ठीक है। ये रिटेल टाइप का ही हो गया वो। ये होलसेलर जो है ये कंपनी से सीधा सामान खरीदता है और डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को, इसको रिटेलर्स लोगों को पहुंचाता है, ठीक है। देखिए आगे, नेक्स्ट रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या है, होलसेलर से सामान खरीदना उधारी में और कस्टमर लोगों को बेचना। जनरली कस्टमर को ज्यादातर कैश में होता है, थोड़ा बहुत उधारी हो सकता है, ज्यादातर कैश में होगा। क्लियर है? लिखना रिटेल ट्रेड, लिखना उसके अंदर, इट रेफर्स टू It refers to buying and selling of goods and services. It refers to buying and selling of goods and services in small quantity. The retailer buys from wholesalers and sells to customer. होलसेलर से खरीदते हैं और कस्टमर को बेचते हैं। It deals in variety of products. जैसे होलसेलर एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचता है, रिटेलर बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज सोच लो, हम यहाँ पे हमारे आसपास, घर के आसपास, सबके घर के आसपास कोई डेली नीड्स का शॉप होता है, जहाँ पे हम यूजुअली घर का सामान वामान खरीदने जाते हैं। तो वहाँ पे जो डेली नीड्स का शॉप है, वहाँ पे कितना वैरायटी का सामान मिल रहा है। वहाँ हल्दीराम के प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं, वहाँ लेस का प्रोडक्ट्स भी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है, आइसक्रीम्स भी है, बिस्किट्स भी है, अलग अलग ब्रांड के बिस्किट्स भी हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के बिस्किट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के चॉकलेट्स हैं, है ना, और भी बहुत सारे ब्रांड्स के अलग आइटम्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो रिटेलर जनरली बहुत ज़्यादा वैरायटी पे डील करता है, बहुत सारा टाइप ऑफ गुड्स, बहुत सारा टाइप ऑफ कंपनी का सामान हमको एक ही जगह अवेलेबल है, राइट। तो इसीलिए कस्टमर यहाँ जाता है सामान खरीदने।
क्योंकि सोच लो मुझे चिप्स भी खरीदना है, कोल्ड ड्रिंक्स भी खरीदना है और चॉकलेट्स भी खरीदना है। अब चॉकलेट मुझे कैडबरी का भी खरीदना और नेस्ले का भी खरीदना। तो अगर मैं होलसेलर खोजने लगूं इसके लिए, तो एक चॉकलेट खरीदना मुझे कैडबरी का होलसेलर के पास जाना पड़ेगा, एक चॉकलेट खरीदना मुझे नेस्ले का होलसेलर के पास जाना पड़ेगा, एक चिप्स खरीदने लेस का होलसेलर खोजूंगा, कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए कोका कोला कंपनी का होलसेलर खोजूंगा। पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक ही दुकान जाऊंगा, ये चारों सामान वहीं पे मिल जाएगा, मुझे ऐसा शॉप्स चाहिए। इसीलिए रिटेल ट्रेड सक्सेसफुल है। बिल्कुल, होलसेलर तो ज़्यादा छोटे क्वांटिटी सामान भी नहीं देगा, प्लस हमको खोजने में भी अलग अलग जगह जा जाके पॉसिबल नहीं है कि सामान हम ला पाएंगे ऐसे, राइट। तो रिटेल ट्रेड का सक्सेस का रीज़न क्या है? बहुत सारे होलसेलर से ये सामान लाके एक जगह अवेलेबल करवा दिया है। तो हम जब एक दुकान में जाते हैं तो हमको वहाँ पे नेस्ले या कैडबरी और कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स और बिस्किट सब ब्रांड का प्रोडक्ट उसी एक जगह पे अवेलेबल होता है। इसलिए कस्टमर हमेशा रिटेलर के पास जाएगा सामान खरीदने के लिए, राइट। कस्टमर होलसेलर तक सामान खरीदने नहीं जाएगा। एक तो सामान कस्टमर होलसेलर देगा भी नहीं उसको, एक दो क्वांटिटी, पहली बात। दूसरी बात, पॉसिबल भी नहीं है हर सामान के लिए होलसेलर के पास जाने के लिए, राइट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट होता है। ट्रेड दो टाइप का है, इंटरनल एक्सटर्नल। बोलो ना। अगर वो कंपनी के बीच में और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक कंपनी का ले रहा है तो फिर वो दूसरा कंपनी का नहीं ले सकता। जनरली नहीं ले सकता। अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है तो नहीं ले सकता। बाकी ना क्या होता है, जैसे मैं सोच लो कोका कोला का लिया हूँ, ठीक है, तो मुझे मना होगा कि मैं पेप्सी का नहीं ले सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। कोका कोला वाला कभी नहीं चाहेगा कि तुम पेप्सी का प्रोडक्ट भी बेचो। लेकिन कोका कोला वाला कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं कैडबरी का चॉकलेट का एजेंसी लूँ तो, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर बनूँ तो, क्योंकि कोका कोला को कैडबरी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन कोका कोला का पेप्सी से कंपटीशन है। तो जनरली सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम दूसरी कंपनी का नहीं ले सकते, वो डिस्ट्रीब्यूटर राइट अलग ले सकता है। लेकिन अगर वो बीच से ऐसे किया तो एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है, हाँ बिल्कुल, कंपनी के पास पावर है, कंपनी कैंसिल कर सकता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और भी चीज बताता हूँ, सही पूछ रहा है ये। जैसे क्या होता है बहुत बार ना, जैसे मुझे सोच लो उड़ीसा का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया, ठीक है, इसका मतलब कंपनी मुझे सामान देगा और मैं उड़ीसा में सप्लाई करूंगा, बट मैं अपने लालच की वजह से हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी सामान भेज देता हूँ, कोई छत्तीसगढ़ के होलसेलर को भी सामान दे दे रहा हूँ। ऐसा बहुत लोग करते हैं। अगर कंपनी इसको आइडेंटिफाई करता है तो ये एग्रीमेंट्स कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल, कब कंपनी का ही डिस्ट्रीब्यूटर हो तुम तो कंपनी के पास पावर है एजेंसी देने का भी और उसको कैंसिल करने का भी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड तो बहुत इजी हम पढ़े थे। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है जहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री के लोग इन्वॉल्व होंगे, या तो बायर के फॉर्म में या सेलर के फॉर्म में, राइट। देखना, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, राइट। मतलब कंट्री के बाहर हमारा ट्रेड हो रहा है, सामान बेचना खरीदना कंट्री के बाहर हो रहा है, ठीक है। इट इज नोन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा करेंसी लगेगा? यहाँ पे फॉरेन करेंसी लगेगा, राइट। आज मुझे अगर सामान खरीदना है बाहर कंट्री से तो मैं रुपये में पेमेंट करूंगा तो वो लोग नहीं लेंगे, मुझे डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ होम करेंसी काम नहीं आएगा। यहाँ पे हम जनरली जो कंट्री से सामान खरीद रहे हैं वो कंट्री का करेंसी काम में आएगा, या फिर डॉलर काम में आएगा। डॉलर एक यूनिफॉर्म करेंसी है जो कि हर जगह हर कंट्री में एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन हमारा रुपये का उतना वैल्यू है नहीं बाहर देशों में, तो रुपये दोगे तो कोई लेगा भी नहीं तुमसे। लेकिन अगर तुम डॉलर पेमेंट कर रहे हो तो ले लेते हैं लोग, क्योंकि डॉलर एक्सेप्टेबल है। या उन जो कंट्री तुम गए हो, जैसे दुबई गए हो तो धीरम है वहां पे, तो दुबई गए हो तो धीरम एक्सेप्टेबल है या फिर डॉलर एक्सेप्टेबल होता है। क्लियर है? समझ में आ गया ये क्यों ऐसा है? पता है, डॉलर सबसे स्टेबल करेंसी है, क्योंकि डॉलर का प्राइस जो है गिरता नहीं है।
डॉलर सबसे स्टेबल है, लेकिन हमारा रुपी का प्राइस फ्लक्चुएट होता है और जनरली खराब ही होता है, गिरता ही है वैल्यू। तो आज मैं तुमको एक सामान बेचा, मैं तुमसे डॉलर में पैसा लूंगा और डॉलर को रखे रहूंगा पॉकेट में, तो कोई डर नहीं है, डॉलर का वैल्यू नहीं गिरेगा, बढ़ेगा। तो मुझे डॉलर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉलर एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तुमको सामान बेचा, बदले में रुपी ले रहा हूँ, और वो 100 रुपया, तो सोचो तुमको 100 रुपया में सामान बेचा, 100 रुपया लिया मैं तुमसे और 100 रुपये को रखे रहा, क्या पता 10 दिन बाद रुपी का वैल्यू ही गिर जाए, मैं जब ये इसको कन्वर्ट करने निकलूं तो ये उतना वैल्यू ना उठे, इसका वैल्यू कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन डॉलर स्टेबल करेंसी है, तो डॉलर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन रुपी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर है ये? तो 3 टाइप का ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जनरली पता होता है सबको। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम हमारे कंट्री से बाहर कंट्री में सामान सेल कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री में, अदर कंट्रीज में सामान बेच रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्लियर? एक्सपोर्ट का मतलब सामान होम कंट्री से सेल करना टू द फॉरेन कंट्री, राइट। इंपोर्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जब फॉरेन कंट्री से सामान हम मंगा रहे हैं अपने कंट्री में, देन इसको बोलते हैं इंपोर्ट, मतलब परचेजिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज फॉर द होम कंट्री इन द होम कंट्री, देन इट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट, राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसान है। नेक्स्ट होता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट का मतलब होता है इंपोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे सोच लो मैं कोई सामान, सोच लो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, और वो सामान को मैं कहाँ भेजना चाहता हूं, सोच लो यूएस भेजना चाहता हूं। तो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया, सोच लो इंडिया में, फिर इंडिया से एक्सपोर्ट किया यूएस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंट्री पोर्ट। समझ में आ रहा है व्हाट इज एंट्री पोर्ट? इंपोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग। ऐसा क्यों करते हैं जनरली लोग? प्राइस गैप की वजह से। कोई सामान ऑस्ट्रेलिया में 100 रुपए में मिल रहा है, सोच लो एग्जांपल, और वही सामान यूएस में 300 में बिकता है, तो मैं क्या करूंगा, 100 में मंगाऊंगा, थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा मंगाने में, थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा भेजने में, सोच लो खर्चा का 100 रुपया मान लो। तो 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया, तो 200 रुपया पड़ा अपने को, तो यूएस में 300 में बिक रहा है, 100 का फायदा है। इसलिए लोग एंट्री पोर्ट करते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से। एक कंट्री में सस्ता मिल रहा है और दूसरे कंट्री में वो चीज बहुत महंगा है, तो इस कंट्री से लाके उस कंट्री में बेचेंगे, तो ये होता है एंट्री पोर्ट। क्लियर है? बोलो क्या डाउट है तो बोलो एंट्री पोर्ट में। क्लियर है ये एंट्री पोर्ट? तो क्लियर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट, ठीक है। एंट्री पोर्ट में तो चाहिए, क्योंकि सामान मंगाने में पैसा लगेगा और फिर बहुत दिन बाद शिप में सामान आता है, 2-2 महीना में सामान आएगा, फिर 1-2 महीना जाने में लगेगा, फिर पैसा आएगा, तो टाइम टेकिंग। तुम पूरा एक्सटर्नल ट्रेड ही ऐसा है, तुम में से कोई करता है क्या बताओ? हम में से कोई करता है एक्सटर्नल ट्रेड? नहीं करता। तो एक्सटर्नल ट्रेड के लिए बहुत पैसा, लाइसेंसिंग और सब कुछ का जरूरत है, इसलिए लिमिटेड लोग करते हैं। इंपोर्ट कितने ही लोग करते हैं, एक्सपोर्ट कितने लोग करते हैं? कम लोग करते हैं ना। तो सब में इन्वेस्टमेंट का जरूरत, तीनों में ही, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट में, तीनों में ही बहुत सारा लाइसेंसिंग, बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारा और भी लीगल फॉर्मेलिटीज है। जब सब पूरा हम कर सकेंगे तभी हम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट तीनों करने के लिए बहुत सारा लाइसेंसिंग और पैसा का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? हम यहाँ नहीं बेच पा रहे, तुम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बात कर रहे हैं ना, तो पैसा लगेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। इतना बड़ा डाउट लिख दिया, कहाँ पढ़ पाऊंगा मैं श्रेयस। अगर कोई कंपनी किसी और को कंट्री में एक्सपोर्ट की और वहाँ पे बाकी सामान भी इंपोर्ट करके असेंबल करके न्यू प्रोडक्ट बना के वहाँ के, हाँ बहुत बड़ा हो गया श्रेयस, क्लास में पूछ लेना श्रेयस, तुम नेक्स्ट क्लास पूछ लेना, ठीक है। हाँ थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है, इतना बड़ा पढ़ के समझ भी नहीं आ रहा, करके न्यू प्रोडक्ट वहाँ पे किसी और चेंज करके ऑस्ट्रेलिया में भेज क्या क्या बोल, नहीं छोड़ा ये, नेक्स्ट क्लास। हाँ ये कुछ अलग ही बता रहा है ये, ठीक है श्रेयस, नेक्स्ट क्लास पूछ लेना इसको, ठीक है।
लिखेंगे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंट्रीपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। तुम सोच के बताओ एक कंट्री कौन सा चीज ज्यादा चाहेगा, एंट्रीपोर्ट को छोड़ दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में से एक्सपोर्ट ज्यादा चाहेगा, क्यों? फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा, राइट, करेक्ट। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ेगा इससे, राइट। और इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो इससे कंट्री जो है गरीब हो रहा है इंपोर्ट करने से, है ना। ऐसे सोचो जैसे तुम रोज घर में खाना बनाओगे या बाहर से लाओगे, तो क्या ठीक रहेगा? घर में खाना बनाना ज्यादा ठीक है ना, बाहर से लाओगे तो महंगा पड़ेगा, टेस्टी होगा लेकिन महंगा पड़ेगा। एक्सपोर्ट ही अच्छा है, हम सामान बेचेंगे बाहर कंट्री में, तो सोचो हम यहाँ बना रहे हैं 100 रुपया में, हम बेच रहे हैं 500 में, तो देश पैसा कमा रहा है, 400 रुपया इंडिया में आया, है ना। और हम यहाँ पे सामान खरीदेंगे उनसे, तो हमारा पैसा वहां जाएगा। ये यही तो खराबी है, यही तो इंडिया में करना है कि बनाना है। जैसे आज इंडिया बाहर, सोच लो 100% इलेक्ट्रॉनिक सामान इंडिया जो है बाहर से खरीदता है, पूरा इंडिया 100% सामान खरीदता है इंडिया, तो पार्ट्स खरीदता है, असेंबल यहाँ हो जाता है। तो जो 100% पार्ट्स इंडिया खरीद रहा है, कितना पैसा इंडिया का जा रहा है फॉरेन में, तो देश गरीब हो रहा है ना इससे। यही चीज अगर इंडिया में बनने लग जाए तो बहुत सारा इंपोर्ट हमको नहीं करना पड़ेगा। तो आज वो बात सच है कि हम इंपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं बना पा रहे हैं, बट यही तो टारगेट है कि फ्यूचर में बना सकें ताकि इंपोर्ट ना करना पड़े। तो कंट्री का गवर्नमेंट क्या चाहेगा? गवर्नमेंट हमेशा चाहेगा इंपोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, राइट। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो है 100%, मैं बोल रहा हूँ 1% 2% छोड़ो, 100% of the raw material used in any electronic devices comes from China. देखो जैसे इंडिया, एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, जैसे ये रिमोट इंडिया में बन रहा है, ठीक है, इसका मदरबोर्ड लेकिन चाइना से आ रहा है। अगर मदरबोर्ड बन रहा है तो इसका बैटरी चाइना से आ रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ चाइना से जरूर आ रहा है, ये पूरा इंडिया में नहीं बन पा रहा, ये बात है इसमें, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर है, 90% सामान इंडिया में बन रहा है, लेकिन पूरा इंडिया में नहीं बन पाएगा ये, इसमें कुछ ना कुछ सामान ऐसा होगा जो हमको बाहर से लाना पड़ रहा है। अभी तक भी ये हालत है, बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तुम मोबाइल फोन देखो ना, कितना कंपनी इंडियन मोबाइल फोन है बताओ तो, एक भी कंपनी है इंडियन मोबाइल फोन? कोई सा नहीं है, एक भी नहीं है। कहाँ है सोचो, एक भी मोबाइल फोन इंडिया का कंपनी है ही नहीं जो मोबाइल फोन बनाता हो। सब सैमसंग हो गया, नोकिया नोकिया तो छोड़ दो, वन प्लस हो गया, ओप्पो, वीवो, एप्पल, कोई सा इंडिया का नहीं है, सब बाहर का, ठीक है। सर लोग टैक्स बचाने के चक्कर में इंडिया में अपना वो डाल दे रहे हैं, और मेड इन असेंबल्ड इन इंडिया लिख असेंबल्ड इंडिया, हाँ, मेड इन इंडिया, असेंबल्ड इन इंडिया, ठीक। इंडिया में लिख रहे हैं, क्या ये लिखने में क्या है? नहीं, लिखने में क्या जा रहा है, ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट रूल से ऐसे नहीं लिख सकते। सर जैसे कि एप्पल वाले वाले इंडिया करके 1,40,000 ले रहे, वही दुबई में लेने जाओगे तो 1,10,000। हाँ, तो वही तो नहीं, जाने आने का खर्चा का बात नहीं है, बात है कि गए हैं तो ले आए, वो होता है। तुम लेने जाओगे थोड़ी उसको। हाँ, गोल्ड भी दुबई में सस्ता है, जैसे गोल्ड है ना, लिखो लिखो। नहीं है सस्ता, सस्ता है दुबई। हाँ, लोग लाते, हाँ, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा ना। जीएसटी क्लेम भी तो कर सकते हैं आप। हाँ, 2 चेन ऐसे, एक अंगूठे, ऐसे एक लिमिट है, उसके ऊपर फिर लाना पड़ेगा। कैसे नहीं दिखाओगे, चेकिंग होगा। हाँ, वही। तो जीएसटी क्लेम भी करना नहीं होता है। जीएसटी नहीं, कस्टम ड्यूटी जो है वो क्लेम करते हैं, जो वैट होता है, वीएटी होता है, वैल्यू एडेड टैक्स बोल के है, लेकिन वो भी मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है और वो सब है। लिखे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्रीपोर्ट, फटाफट लिखेंगे, लिखना कंप्लीट हो गया पढ़ना, लिख के कंप्लीट करेंगे, लिखना इट रेफर्स टू, एक्सपोर्ट लिखना, इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स to a foreign country
countries like India encourages export as it results in earning of फॉरेन एक्सचेंज। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया जो है, पीयूष, अभी भी जीएसटी नहीं हुआ है, अभी वो वैट ही है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली जीएसटी हो गया है, लेकिन जो फॉरेन कंट्री में जो टैक्स है अभी वैट है। जैसे दुबई है, दुबई में वैट है अभी तक, दुबई में थोड़ी जीएसटी आ गया है, ठीक है। जो थाईलैंड है वहाँ पे वैट है, अभी जीएसटी नहीं आया है वहाँ पे। तो तुमको वैट का टैक्स वापस मिलेगा, जीएसटी वापस थोड़ी मिलेगा पीयूष, ठीक है। इंडिया में आ गया ना जीएसटी, वहाँ थोड़ी आ गया। नेक्स्ट, इंपोर्ट लिखना। इट रेफर्स टू buying of goods from a foreign country. सोचो, import of technology and capital goods, import of technology and capital goods are encouraged as compared to import of consumer goods. एक कंट्री कभी नहीं चाहता कि कंज्यूमर गुड्स वो इंपोर्ट करे। कंज्यूमर गुड्स हमेशा कंट्री बनाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन कैपिटल गुड्स है, कोई मशीनरी है, कोई टेक्नोलॉजी है, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो कैपिटल गुड्स, वो मशीनरीज हो गया या वो टेक्नोलॉजी हो गया, अगर वो इंपोर्ट करेंगे हम, तभी उन टेक्नोलॉजी को, उस कैपिटल गुड्स को, उस मशीनरी को यूज़ करके हम इंडिया में कंज्यूमर गुड्स बना सकेंगे, राइट। तो जनरली कैपिटल गुड्स या टेक्नोलॉजी इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कर लेना चाहिए। आज चाइना हमसे टेक्नोलॉजी में अच्छा है, हम बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हारी टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे, हम अपना टेक्नोलॉजी बनाएंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वो लोग टेक्नोलॉजी बना लिए, टेक्नोलॉजी ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्चा करो, टेक्नोलॉजी ले आओ, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो कंज्यूमर गुड्स है वो इंडिया में बनाओ। कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट मत करो। तो कंट्री पहले चाहता है हमेशा कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्ट रोकना। वंस कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट रुक गया तो फिर कंट्री कोशिश करेगा कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट रोकने का, ठीक है। कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी एक बार इंपोर्ट, जैसे इंडिया अभी है, इंडिया का जो हालत है उसमें कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट में गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हम इंपोर्ट करते हैं। कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट करना, गवर्नमेंट उसको पहले रिड्यूस करने का कोशिश कर रहा है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये पेपर को इंपोर्ट करने गवर्नमेंट मना कर रहा है, लेकिन पेपर बनाने का जो मशीनरीज है उसको इंपोर्ट कर लो बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मशीनरी बनाने बैठूंगा अभी तो पेपर ही नहीं बना सकूंगा, तो कम से कम पेपर तो बनाए, मशीनरी ले आओ, पेपर तो यहाँ बनाओ। पहले सारा पेपर भी ला रहे हो, मशीनरी भी ला रहे हो, और मशीनरी नहीं लाओगे, अगर मशीनरी पहले बनाऊंगा सोचोगे तो सालों साल तक पेपर इंपोर्ट करते रहना पड़ेगा। तो पहले मशीनरी ले आओ, मशीनरी इंपोर्ट कर लो, लेकिन पेपर इंपोर्ट मत करो, पेपर यहाँ बना लो। तो कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्ट रोकना चाहता है गवर्नमेंट पहले, फिर गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट को कम करेगा। अभी कैपिटल गुड्स प्रमोटेड है, कंज्यूमर गुड्स डिस्करेज्ड है, मतलब नहीं करना चाहता है, राइट। नेक्स्ट आता है लास्ट, एंट्री पोर्ट पढ़ा दिया हो तो, इंपोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट, ठीक है। लिखेंगे, इट रेफर्स टू
इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स. For the purpose of export. It refers to importing not for it refers to importing not for consumption but for एक्सपोर्ट. क्लियर है. तो इसमें सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपने कंट्री में यूज करने के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, हम आगे रीसेल करने के लिए, आगे एक्सपोर्ट करने के लिए सामान ला रहे हैं. क्लियर है. तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड. ट्रेड कंप्लीट हो गया. एड्स टू ट्रेड हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्लियर है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव.